वंदे मातरम नमस्तुभ्यम दोस्तों। स्वागत है आप सबका सैपियंस क्वेस्ट में। तो देखिए, जो हमारा 7th चैप्टर चल रहा था क्लास 12th की जो सीबीएसई बोर्ड है, तो उसमें जो है इंग्लिश की जो बुक है इंग्लिश कोर की, उसमें 7th चैप्टर का जो आज पार्ट सेकंड हम लोग देखेंगे द इंटरव्यू का। तो देखेंगे कि जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या क्या कहा गया है। तो सेकंड पार्ट में थोड़ी सी टोटली डिफरेंट स्टोरी है। पहले पार्ट में हमने जैसे देखा कि उसमें कई इंस्टांसेस को दिया गया था और ये कहा गया था कि मतलब कैसे हर इंस्टांस में व्यक्ति रिएक्ट करता है। तो इंटरव्यू थोड़ी देखिए एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है जिसको कह सकते हैं। तो इंटरव्यू थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है। और आप क्या करते हैं कि आप बिहेवियर के आधार पर या फिर आप उस व्यक्ति के जो आउटर इमोशंस हैं उसके आधार पर आप क्या करते हैं, उस व्यक्ति का असेसमेंट करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। तो देखिए, आज पार्ट सेकंड देखेंगे। तो बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं। पहली लाइन लिखिए, आई एम ए प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज। उम्बर्टो इको। उम्बर्टो इको इको एक व्यक्ति हैं, वो बताते हैं कि मैं एक प्रोफेसर हूँ और मैं संडेज पर नॉवेल लिखता हूँ। तो इनकी एक स्टेटमेंट है। तो अब देखिए, इस स्टेटमेंट के विषय में बताया जाएगा कि जो एक्सट्रैक्ट है ये कहाँ है। एक इंटरव्यू उम्बर्टो इको से लिया गया है। और इंटरव्यूअर कौन है? मुकुंद पद्मनाभम हैं, जो कि द हिंदू के एक कह सकते हैं एडिटर होंगे या फिर कुछ हो सकता है कोई इंटरव्यू रिपोर्टर होंगे। तो इंटरव्यूअर दो जो मुकुंद पद्मनाभम हैं, जो द हिंदू से हैं। द हिंदू एक न्यूज़पेपर है, काफ़ी अच्छा न्यूज़पेपर माना जाता है। सिविल सर्विसेज के लिए भी लोग इसका रिकमेंडेशन देते हैं। तो देखिए, इंटरव्यूअर कौन है? मुकुंद पद्मनाभम हैं द हिंदू से, और जिनका इंटरव्यू लिया गया है वो है उम्बर्टो इको। अब देखिए, उम्बर्टो इको के विषय में बताया जाता है कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना बोलोग्ना जो कि इटली में है, वहाँ के क्या है, प्रोफेसर हैं। और क्या है कि वहाँ पर एक इनकी बहुत ही अच्छी रेपुटेशन है, क्योंकि भाई स्कॉलर हैं। स्कॉलर कौन होता है? जो इंटेलिजेंस होता है या फिर जो कह सकते हैं थोड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हो, जिसके विषय में थोड़ा ज्ञान हो, या फिर जो किसी अपनी फील्ड में या फिर अपने क्षेत्र में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा मतलब थोड़ा पॉपुलर हो, या फिर कह सकते हैं कि हाँ, एक उसकी अच्छी पकड़ हो किसी एक नॉलेज में, किसी एक क्षेत्र के विषय में। तो बताया जा रहा है कि और ये प्रोफेसर किसके हैं? प्रोफेसर हैं किसके? सेमियोटिक्स के। सेमियोटिक्स क्या कहा जाता है? जो स्टडी ऑफ साइन होता है, स्टडी ऑफ साइंस को कहा जाता है कि सेमियोटिक्स। अब साइन क्या होते हैं? साइन का मतलब चिन्ह होता है, जो आपको निशान मिलते हैं। तो उनकी स्टडी ही क्या है? वो सेमियोटिक्स कहलाती है। अब देखिए, ये जो निशान है, निशान जरूरी नहीं कि आपको कहीं भी मिल जाए। निशान आपको कहीं भी मिल सकते हैं। कहा जा सकता है जैसे कि जो पुराने ज़माने के निशान से, या फिर कई कई बार देखिए साइन को ही एज ए लैंग्वेज यूज़ करके हम लैंग्वेज को भी वहाँ पर पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं। और आगे क्या है? लिटरेरी इंटरप्रिटेशन में भी ये काफ़ी अच्छे रिसर्च स्कॉलर हैं। और मेडुअल एस्थेटिक्स, मतलब कि देखिए, वो क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, नॉवेल्स लिखते हैं, और भी कई स्टोरीज लिखते हैं। पर बताया जा रहा है कि वो क्या थे, इसके पहले वो थे सेमियोटिक्स, मतलब सेमियोटिक्स पे ये रिसर्च करते थे। और इनका जो है अच्छे मतलब इनका काफ़ी रेपुटेशन भी है इस क्षेत्र में। और लिटरेरी इंटरप्रिटेशन, लिटरेरी का मतलब जो साहित्य से होता है, इंटरप्रिटेशन मतलब व्याख्या करना, या फिर कह सकते हैं कि जैसे बड़े बड़े रचनाकारों ने, जो बड़े बड़े पोएट्स हैं, जो बड़े बड़े राइटर्स हैं, उनकी जो राइटिंग्स हैं, जो उन्होंने लिखी हैं चीज़ों को, तो उन चीज़ों को थोड़ा-सा इंटरप्रेट करके आसान भाषा में बताना इनका काम था। और मेडिवल एस्थेटिक्स में भी काफ़ी इनकी रुचि रहती थी। एस्थेटिक्स का अर्थ होता है जैसे कोई आर्ट से ले लें, या फिर कोई ऐसी फील्ड जहाँ पर हम एस्थेटिक्स के विषय में बात करते हैं, एक स्पेशल आर्ट या फिर एक स्पेशल साइंस कह सकते हैं। तो जब वो इन चीज़ों के वो पहले विशेषज्ञ हुआ करते थे, जब वो फ़िक्शन लिखना उन्होंने नहीं शुरू किया था। फ़िक्शन का अर्थ मतलब होता है कि जो रियल ना हो, यानी कि नॉन रियल चीज़ों को हम फ़िक्शन कहते हैं। जैसे देखिए, साइंस फ़िक्शन मूवीज़, जिसमें साइ-फाई मूवीज़ जिसको कहा जाता है कि साइंस का SCI ले लिया और फ़िक्शन का FI ले लिया। तो साइ-फाई मूवीज़ कहा जाता है साइंस फ़िक्शन मूवीज़, क्योंकि उसमें वो चीज़ें रियल नहीं होती, उसमें ऐसी-ऐसी साइंस दिखाई जाती हैं जो कि रियल ना हो। पर होता क्या है कि लास्ट में हम लोग देखते हैं कि हो सकता है कुछ वर्षों बाद जो मूवीज़ में दिखाया गया हो पहले, वो सही हो जाता है। तो देखिए, होता क्या है कि जो इंटर कनेक्टेडनेस है सोसाइटी और मूवीज़ का, तो वो चीज़ें आपस में कनेक्ट होती रहती हैं। उसके बाद बताते हैं कि लिटरेरी फिक्शन एकेडमिक टेक्स्ट ऐसे चिल्ड्रन बुक्स न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, उन्होंने मतलब ब्रिकेट हिज रिटन आउटपुट इज स्टैगरिंगली लार्ज एंड वाइड रेंजिंग। तो मतलब ये चीज़ें स्टैगरिंगली लार्ज हैं और बहुत ही इनका बड़ा क्षेत्र, मतलब बहुत बड़ा इनकी वाइड रेंज है। अब स्टैगरिंग का मतलब जानते हैं क्या होता है? चौंका देने वाला या फिर विलक्षण प्रतिभा वाला, मतलब कि जो आपको स्टैगर करके रख दे, यानी कि आपको जो हिला दे। स्टैगर
का मतलब आप कह सकते हैं कि हाँ, थोड़ा-सा एक आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज़ है, यानी कि एस्टोनिश्ड जिसको कह सकते हैं कि हाँ, आप एस्टोनिश्ड हो गए। तो इनकी राइटिंग्स ऐसे हुआ करती थी, ज़्यादा बड़ी हुआ करती थी और थोड़ा चौंकाने वाली, आश्चर्यचकित करने वाली। तो कहा जा रहा है कि 1980 में उन्होंने क्या किया, एक इंटेलेक्चुअल सुपर स्टारडम के साथ एक मतलब इसकी इक्विवेलेंट उन्होंने थोड़ा-सा क्या किया, एक अपना एक मतलब एक्वायर किया इस चीज़ को कि हाँ, जैसे देखिए पॉपुलैरिटी इंसान की बढ़ जाती है, तो उन्होंने सुपर स्टारडम भी अपनाया। उस देखिए स्टारडम का अर्थ होता है कि आपकी लोकप्रियता। आप कहे जा सकते हैं कि आप एक स्टार हैं और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, स्टारडम को ही नहीं सुपर स्टारडम को अपनाया, यानी कि सुपर स्टार बन गए। और इनका जो मतलब इस स्टारडम को अपनाने का या फिर स्टारडम को एक्वायर करने का जो सिलसिला था कैसे होता है, इनके पब्लिकेशन से जिसका नाम था द नेम ऑफ रोज़। और इस द नेम ऑफ रोज़ की 10 मिलियन से ज़्यादा कॉपियाँ बिकी। देखिए 1 मिलियन में होता 10 लाख और 10 मिलियन में हो गया 100 लाख अर्थात 1 करोड़। तो कहा जा सकता है कि हाँ, इनकी मतलब जो कृति थी, जो इनकी राइटिंग्स थी वो क्या थी, नए अप्रोच के, इसकी 1 करोड़ कॉपियाँ बिकी। अब देखिए अब अपने इंटरव्यू पर आते हैं, जो आपके मुकुंद जो जी हैं वो द हिंदू से तो राइटिंग लेते हैं, क्या कहते हैं? द इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड एकेडमिक डेविड लॉज वंस रिमार्क्ड, आई कांट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही इक्वल्स अस। तो एक स्टेटमेंट है डेविड लॉज की, वो उनको रिमार्क करते हैं कि मैं नहीं समझ पाता कि एक व्यक्ति इतनी सारी चीज़ों को कैसे कर लेता है। तो उम्बर्टो इको कहते हैं कि मे बी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स, बट इन द एंड आई एम कन्विंस्ड आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग। तो कहते हैं कि हो सकता है कि मैंने ये इंप्रेशन दिया हो, मैंने अपनी ये छाप छोड़ी हो कि मैं बहुत सी चीज़ें कर रहा हूँ, परंतु अंत में यदि आप देखेंगे तो हाँ, मुझे यकीन है कि मैं वही सेम चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैंने कुछ डिफरेंट नहीं किया। मुकुंद कहते हैं विच चीज़, मतलब कौन सी? उम्बर्टो इको कहते हैं नाउ दैट इज मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। भैया ये थोड़ा सा कठिन है एक्सप्लेन करना। क्यों? आई हैव सम फिलोसफिकल इंटरेस्ट, यानी कि मुझे कुछ फिलोसफिकल इंटरेस्ट है। फिलोसफिकल का मतलब मुझे कुछ दार्शनिक रुचि है। किसमें रुचि है? एंड आई परस्यू देम थ्रू माई एकेडमिक वर्क एंड माई नॉवेल्स। मतलब कि मैं उसको कैसे परस्यू करता हूँ, मैं अपने एकेडमिक वर्क, जो उसके काम है, जो उसके नॉवेल्स लिखते हैं, वो उनसे परस्यू करता है। यानी कि कुछ दार्शनिक विचार जो उसकी दार्शनिक जो रुचि है, जो दार्शनिक उसके परिप्रेक्ष्य हैं, उनको पूर्ति के लिए वो अपने एकेडमिक वर्क और नॉवेल से उसकी पूर्ति करता है। इवन माई बुक्स फॉर चिल्ड्रन आर अबाउट नॉन वायलेंस एंड पीस। यू सी, कह रहे हैं कि जो मेरी बुक्स हैं चिल्ड्रंस के लिए, वो भी अहिंसा की बातें करती हैं और शांति की। नॉन वायलेंस अहिंसा और पीस का मतलब शांति। यू सी, आप देख सकते हैं द सेम बंच ऑफ एथिकल फिलोसफिकल इंटरेस्ट, मतलब वही चीज़ फिर से रिपीट हो गई कि एथिकल जो नैतिक रूप से, दार्शनिक रूप से जो मेरे लिए रुचिकर हो। एंड देन आई हैव अ सीक्रेट, मतलब इसके बाद मेरा एक सीक्रेट भी है। क्या? डिड यू नो दैट, डिड यू नो व्हाट विल हैपन इफ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस फ्रॉम द यूनिवर्स? आपको पता है कि अगर आप यूनिवर्स से ये जो खाली जगह है इनको हटा देंगे तो क्या होगा? एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेस इन ऑल द एटम्स, मतलब आप जो एटम्स के बीच में, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो खाली जगह होती है उसको हटा देंगे तो क्या होगा? द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फिस्ट। आप देखिए वो एक लिटरेचर के साथ साइंस को कितने अच्छे से जोड़ते हैं कि जो यूनिवर्स है, अगर आप इसकी सारी जगह को हटा देंगे, जो एम्प्टी स्पेस को, ये कितना बड़ा हो जाएगा? मेरी फिस्ट के बराबर। फिस्ट का मतलब मुट्ठी होता है, अर्थात ये पूरा यूनिवर्स एक मुट्ठी के समान हो जाएगा। आपको पता है कि एटम में भी 99.9% स्पेस खाली होता है, उसी तरह अपने ब्रह्मांड में भी 99.9% जो स्पेस है वो खाली है। यानी कि इसीलिए कहा जाता है ना कि ब्रह्मांड में बहुत तेजी से फैलाव उत्पन्न हो रहा है, बहुत तेजी से ब्रह्मांड एक्सपेंड कर रहा है, तो इसका रीजन यही है, यूनिवर्स का रीजन यही है। सिमिलरली, इसी तरह से वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन अवर लाइफ्स, मतलब इसी तरह से हमारे जीवन में भी बहुत से खाली जगह हैं। आई कॉल देम एन इंटरस्टाइसिस। कह रहे हैं कि इंटरस्टाइसिस इनको कहते हैं। ये क्यों कहते हैं? से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस, आप ये कहिए कि जैसे आप मेरी जगह पर आ रहे हैं। यू आर इन एन एलिवेटर एंड वाइल यू आर कमिंग अप, मतलब आप किसी लिफ्ट में हैं। एलिवेटर का मतलब लिफ्ट हो गई। और जब आप हमारे यहाँ आ रहे हैं तो आप किसी एलिवेटर में हैं और मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। दिस इज एन इंटरस्टाइस एन एम्प्टी स्पेस। कह रहे हैं कि हाँ, ये इंटरस्टाइस है। मतलब इंटरस्टाइस ये कहा जा सकता है कि दो चीज़ों के मध्य की जो जगह होती है उसको इंटरस्टाइस कहते हैं। वो जगह चाहे समय की हो, चाहे किसी स्थान की हो। तो ये कह रहे हैं कि अगर मैं आपका वेट कर रहा हूँ और आप मुझसे मिलने आ रहे हैं मेरे घर पर, तो इसके बीच की जो जगह हो गई वो क्या है? वो एम्प्टी स्पेस है। आई वर्क इन एम्प्टी स्पेस, मैं इसी खाली जगहों पर काम करता हूँ। While waiting for your elevator to come up from the first to the third floor, I have already written an article. फिर हंसते, हा हा हा।
मतलब कह रहे हैं कि जैसे आपकी जो लिफ्ट है, आपका जो एलिवेटर है, वो फर्स्ट फ्लोर से लेकर थर्ड फ्लोर तक आएगा, तब तक मैं एक आर्टिकल, एक थोड़ा सा राइटिंग में अपनी कर चुका हूँ। उसको कहकर वो थोड़ा सा हंसते हैं। मुकुंद, नॉट एवरीवन कैन डू दैट ऑफ कोर्स, मतलब सभी लोग ऐसा नहीं कर सकते। योर नॉन फिक्शनल राइटिंग्स, आपकी जो नॉन फिक्शनल राइटिंग्स है, मतलब जो ओरिजिनल राइटिंग्स है, फिक्शनल का मतलब नॉन ओरिजिनल और नॉन फिक्शनल का मतलब ओरिजिनल, यानी कि जो फिक्शनल नहीं, फिक्शनल क्या नहीं है, जो सही है। देखिए, दो निगेटिव वर्ड साथ में आकर पॉजिटिव वर्ड बना देते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह मैथ में भी माइनस माइनस प्लस हो जाता है। योर स्कॉलरली वर्क हैज़ ए सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट। कह रहे हैं कि जो आपके रिसर्च के वर्क्स हैं, जो स्कॉलर्स के वर्क का है, वो क्या है, वो थोड़ा सा अच्छे हैं और उनके अंदर एक क्वालिटी भी है, गुणवत्तापरक कार्य है आपका। इट इज़ ए मार्क डिपार्चर फ्रॉम ए रेगुलर एकेडमिक स्टाइल, मतलब कि वो थोड़ा सा हट कर है जिस तरह से रेगुलर एकेडमिक चीज़ों को लिखा जाता है, उनका डिपार्चर थोड़ा सा अलग है। विच इज इनवेरिएबली डीपर्सनलाइज्ड एंड ऑफन ड्राई एंड बोरिंग, मतलब कि होता क्या है कि ये जो है थोड़ा सा इनवेरिएबल हो जाता है। वेरिएबल का मतलब जो चेंज होता है, और इनवेरिएबल का मतलब जो थोड़ा सा स्थिर रहे, जो चेंज ना हो। डीपर्सनलाइज हो जाता है, मतलब वो पर्सनल फीलिंग्स के ऊपर या पर्सनल चीज़ों के ऊपर बेस्ड नहीं रहता। एंड ऑफन ड्राई एंड बोरिंग, और साथ ही साथ वो ड्राई और बोरिंग हो जाता है, मतलब सूखा और खराब, उदासीपूर्ण। अब सूखा तो नहीं कहेंगे, ड्राई का मतलब होता है जिसमें थोड़ा सा रस ना हो, या फिर थोड़ा नीरस हो जाना जिसको कह सकते हैं। हैव यू कॉन्शियसली अडॉप्टेड एन इनफॉर्मल अप्रोच और इज इट समथिंग दैट जस्ट केम नेचुरली टू यू, मतलब कि कह रहे हैं कि क्या आपने जानबूझकर, कॉन्शियसली मतलब चेतना के साथ जानबूझकर आपने इनफॉर्मल अप्रोच अपनाई, या फिर ये आपके साथ प्राकृतिक रूप से होना शुरू हो गया। उम्बर्टो इको कहते हैं कि व्हेन आई प्रेजेंटेड माय फर्स्ट डॉक्टरल डिसर्टेशन इन इटली, वन ऑफ द प्रोफेसर सेट, मतलब कह रहे हैं कि जब उन्होंने अपनी डॉक्टरल की जो उनकी प्रेजेंटेशन थी, उसको जब इटली में उन्होंने शो किया, तो कहते हैं कि प्रोफेसर ने क्या कहा, स्कॉलर्स लर्न ए लॉट ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्ट, मतलब जो स्कॉलर्स होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत सी चीज़ों के विषय में जानते हैं। देन दे मेक ए लॉट ऑफ फॉल्स हाइपोथेसिस, मतलब उसके बाद वो क्या करते हैं, झूठी अवधारणाएं बनाते हैं। हाइपोथेसिस का मतलब अवधारणा हो गई, तो उसके बाद वो झूठी अवधारणा बनाते हैं। क्यों? देन दे करेक्ट देम एंड एट द एंड, मतलब उसके बाद वो झूठी अवधारणा बनाने के बाद अपने आप को सही करते हैं, और अंत में क्या होता है, दे पुट द कंक्लूजन्स, मतलब वो अंतिम में कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, उपसंहार पर पहुंचते हैं। क्यों? निष्कर्ष को निकालते हैं। क्यों? यू ऑन द कंट्रेरी, मतलब तुम इसके विपरीत हो। क्यों? टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च, तुमने तो अपने रिसर्च की स्टोरी बता दी। इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड एरर्स, मतलब जो आपने शुरुआत में ट्रायल्स और एरर्स किए थे, जो आपने प्रयास किए थे, जो गलतियां की थी, उसको इंक्लूड करके। एट द सेम टाइम ही रिकॉग्नाइज्ड आई वाज राइट एंड वेंट ऑन टू पब्लिश माय डिसर्टेशन एज ए बुक विच मींट ही अप्रिशिएटेड इट। कह रहे हैं कि उसी समय उन्होंने ये रियलाइज किया कि हाँ, मैं सही हूँ, और मैं अपनी बुक को, मैं अपनी रिसर्च को पब्लिश कर सकता हूँ, और उन्होंने इसकी अप्रिशिएशन किया, इन्होंने इसको सराहा बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए, डिसर्टेशन का अर्थ यहाँ पर कह सकते हैं शोध पत्र से होता है, कि जिस तरह से जो बड़े बड़े स्कॉलर्स होते हैं, जो बड़े बड़े रिसर्च पेपर्स होते हैं, उनमें जो पब्लिश होता है, यानी कि जो एक कॉलम बनता है, इसको शोध पत्र कहा जा सकता है। इनमें एक लंबी पीस ऑफ राइटिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ही डिटेल में हर चीज़ के विषय में बताया गया होता है, जो डॉक्टर्स, मतलब जो प्रोफेसर्स हैं, वो जिसके विषय में रिसर्च करते हैं। At that point, at the age of 22, I understood scholarly books should be written the way I had done. बताया जा रहा है कि 22 साल की उम्र में मुझे ये पता चल गया कि हाँ, जो विद्वानों की किताबें हैं वो कैसे लिखी जाती हैं, जिस तरह से मैंने लिखी थी। बाई टेलिंग द स्टोरी ऑफ द रिसर्च, मैं अपने रिसर्च की स्टोरी बता करके मुझे पता चल गया। दिस इज़ वाई माई एसेज ऑलवेज हैव ए नैरेटिव आस्पेक्ट, बता रहे हैं कि इसी कारण से जो मैं ऐसे लिखता हूँ, जो मैं राइटिंग्स अपनी करता हूँ, वो कैसे में रहते हैं, नैरेटिव एक्सपेक्ट में, मतलब कि आप उस चीज़ को बताने के तरीके से लिखते हैं, वो कोई बोरिंग तरीका ना हो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीका हो। एंड दिस इज़ वाई प्रोबेबली आई स्टार्टिंग नैरेटिव राइटिंग नैरेटिव नॉवल सो लेट एट द एज ऑफ 50 मोर और लेस। बताया जा रहा है कि इसी कारण से हो सकता है, शायद यही कारण रहा हो, कि मैंने जो नैरेटिव्स को लिखना शुरू किया है थोड़ा लेट से, यानी कि 50 साल से उम्र से, या फिर थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, मोर या लेस। यही कारण रहा होगा कि मुझे लिखने में थोड़ा सा लेट हो गया। और इनका जो ऐसे वाला राइटिंग का जो स्टाइल है, नैरेटिव एस्पेक्ट, ये काफ़ी इफेक्टिव होता है, क्योंकि आप चीज़ों को बताने के तौर पर जब लिखते हैं, तो ज़्यादा इफेक्टिवनेस उसके अंदर आती है। आई रिमेंबर दैट माई डियर फ्रेंड रोनाल्ड बार्थेस वॉज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड दैट ही वॉज एन एसेइस्ट एंड नॉट ए नॉवलिस्ट, मतलब बता रहे हैं कि इनके एक मित्र हैं, रोनाल्ड रोनाल्ड बार्थेस,
तो रोनाल्ड बार्थेस क्या करते थे, वो फ्रस्ट्रेशन में रहते थे। क्यों? क्योंकि वो एक एसेइस्ट थे, वो ऐसे लिखते थे, वो नॉवलिस्ट नहीं थे। ही वांटेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग वन डे और अनदर बट ही डाइड बिफोर ही कुड डू सो। वो चाहते थे थोड़ा-सा वो क्रिएटिव राइटिंग लिखें, रचनात्मक लेख लिखें, परंतु वो उस दिन का इंतज़ार कर रहे थे और उनकी डेथ उसके पहले हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। आई नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन। मैंने तो ऐसा कभी कोई फ्रस्ट्रेशन या फिर तनाव नहीं महसूस किया। आई स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स बाय एक्सीडेंट। मैंने तो अनजाने में ही राइटिंग्स नॉवेल्स को लिखना शुरू कर दिया। आई हैड नथिंग टू डू वन डे और सो आई स्टार्टेड। नॉवेल्स प्रॉबेबली सेटिस्फाइड माई टेस्ट फॉर नरेशन। मतलब बता रहे हैं कि जिस तरह से इनके जो बार्थस दोस्त थे, उन्होंने जिस तरह से इंतज़ार करना चाहा, वैसे इन्होंने इंतज़ार नहीं किया और इन्होंने बहुत जल्दी लिखना शुरू कर दिया। और यही कारण है कि जो नॉवेल्स हैं, ये इनके जो नरेशन का टेस्ट है, उसको सैटिस्फाई कर देती हैं। यानी कि ये उनको अपनी राइटिंग से काफ़ी सैटिस्फैक्शन मिलती है। मुकुंद जी कहते हैं दूसरा सवाल, मतलब उसके बाद का सवाल पूछते हैं कि टॉकिंग अबाउट नॉवेल्स फ्रॉम बीइंग अ फेमस एकेडमिक, यू वेंट ऑन टू बिकमिंग स्पेक्टेकुलरली फेमस आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ नेम ऑफ रोज। बता रहे हैं कि अगर नॉवेल्स के विषय में बात करते हुए अगर हम ये देखें कि जो आपके एकेडमिक में जो सबसे ज़्यादा फेमस हुए, जो स्पेक्टेकुलर फेमस हुए, मतलब जब नेम ऑफ रोज जो इनकी पब्लिकेशन जिनका नाम था, इन नॉवेल के पब्लिकेशन के बाद ये काफ़ी बहुत तेज़ी से फेमस हुई। स्पेक्टेकुलर मतलब कि बहुत ही क्वांटिटिवली बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फेमस हुए। और कहा जाता है कि यू हैव रिटन 5 नॉवेल्स अगेंस्ट मेनी स्कॉलरली वर्क्स ऑफ नॉन फिक्शन एट लीस्ट मोर देन 20 ऑफ देम। तो कह रहे हैं कि आपने 5 से ज़्यादा उसके विषय में नॉवेल्स लिखी होंगी जो कि नॉन फिक्शन वर्क पर थी, अर्थात रियल थी। तो इसमें से 20 ऑफ देम जैसे ही वो बोल रहे थे तो बीच में उम्बर्टो यूको ने टोका और कहा कि ओवर 40, मतलब 40 से भी ज़्यादा। मुकुंद ने आश्चर्यचकित कहा, ओवर 40 among them a seminal piece of work on semiotics। कह रहे हैं कि क्या ये सभी एक सेमिनल पीस ऑफ वर्क है सेमियोटिक्स पर, मतलब जो स्टडी ऑफ साइंस है, साइंस को चिन्ह की जो स्टडी है, उसके ऊपर आपने 40 से भी ज़्यादा लिखी हैं। बट आस्क मोस्ट पीपल अबाउट उम्बर्टो इको एंड दे विल से ओ ही इज ए नॉवलिस्ट, डज दैट बॉदर यू। मतलब कि कह रहे हैं कि अगर लोगों से आप पूछिए तो उम्बर्टो इको के विषय में बताता है कि वो तो एक नॉवलिस्ट है। क्या ये आपको परेशान नहीं करता, बॉदर नहीं करता? उम्बर्टो इको, यस बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज। बता रहे हैं कि हाँ, हो सकता है मुझे परेशान करता हो। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर समझता हूँ जो कि संडे को नॉवेल लिखता है। इट्स नॉट अ जोक, ये कोई मजाक नहीं है। आई पार्टिसिपेट इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस एंड नॉट मीटिंग ऑफ पेन क्लब्स एंड राइटर्स। मतलब कि मैं एकेडमिक कॉन्फ्रेंस को पार्टिसिपेट करता हूँ, उसमें भाग लेता हूँ, परंतु मैं किसी भी मीटिंग में नहीं जाता जो कि पेन क्लब या फिर राइटर्स की जो मीटिंग्स हो, अर्थात वो कभी भी साहित्य के जो प्रेमी कहते हैं, जिनको राइटिंग्स कह सकते हैं, कवि या कवियत्रियों के मध्य नहीं जाते, किसी भी क्लब में नहीं जाते। परंतु जितने भी एकेडमिक से रिलेटेड कोई कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें जरूर जाते हैं। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विथ एकेडमिक कम्युनिटी। मैं अपने आप को एक एकेडमिक पर्सन के रूप में देखता हूँ। मैं अपने आप को कोई राइटर या फिर कोई भी पोएट या फिर कोई पेन क्लब का मेंबर नहीं मानता। बट ओके, इफ़ दे मोस्ट पीपुल हैव रेड ओनली द नॉवेल्स, मतलब कहने ठीक है, अगर वो समझते हैं बहुत से लोगों ने नॉवेल्स को लिखा होगा, लाफ्स एंड थ्रक्स, ओ मतलब थोड़ा सा हंस करके थोड़ा सा रुकते हैं, फिर कहते हैं आई नो दैट बाई राइटिंग नॉवेल्स आई रीच लार्जर ऑडियंस। कह रहे हैं कि हाँ, मेरे नॉवेल्स लिखने के कारण मैं थोड़ा सा अपने आप को एक बड़े पैमाने पर प्रस्तुत कर पाया हूँ, बहुत से मेरे दर्शक श्रोता वर्ग और पाठक वर्ग विकसित हुए हैं। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट टू हैव 1 मिलियन रीडर्स विथ स्टप ऑन सेमियोटिक्स। मैं ये कभी नहीं सोच सकता था कि मेरे 1 मिलियन रीडर्स होंगे जो कि सेमियोटिक्स पर वर्क करेंगे। तो उनके लिए काफ़ी आश्चर्य का विषय है कि ऐसा भी हो सकता है। तो मुकुंद जी पूछते हैं क्वेश्चन, विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन। यही चीज़ मुझे अपने अगले सवाल पर ले जाती है। द नेम ऑफ रोज इज़ ए वेरी सीरियस नॉवल। जो नेम ऑफ रोज के नाम की जो नॉवल है, ये तो बहुत सीरियस है। इट्स अ डिटेक्टिव यार्न एट वन लेवल बट इट ऑल्सो डेल्व्स इनटू मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मिडिवल हिस्ट्री। बता रहे हैं कि एक तरफ से ये थोड़ा सा डिटेक्टिव पर्सन की तरफ जाती है, डिटेक्टिव यार की तरफ जाती है एक लेवल पर इसके साथ ही साथ तुम मेटाफिजिक्स की बात करती है, थियोलॉजी की बात करती है, मेडिवल हिस्ट्री की बात करती है। येट इट एंजॉयड अ ह्यूज मास ऑडियंस, वर यू पजल्ड एट ऑल बाय दिस। मतलब ठीक है, ये एक बड़े ऑडियंस तक पहुंची है, पर क्या आप कभी भी इससे परेशान नहीं हुए, बेचैन नहीं हुए? क्योंकि आपने जो नॉवेल लिखी ये तो थोड़ा अलग ही लेवल की है। अब जब उन्होंने क्वेश्चन सुना
तो उनको मतलब थोड़ा-सा लगा। देखिए डेल्व का मतलब होता है कि आप जब किसी विषय में गहन शोध करते हैं या फिर कह सकते हैं कि बहुत ही डीप रिसर्च, तो डेल्व्स का मतलब होता है DELV। तो वही चीज़ है, मेटाफिज़िक्स, थियोलॉजी और मेटल हिस्ट्री के विषय में पता होगा। थियोलॉजी थोड़ा रिलीजन या फिर थोड़ा-सा आप कह सकते हैं थोड़ा धर्म से रिलेटेड है। मेडिवल हिस्ट्री जानते हैं मध्यकालीन इतिहास। मेटाफिज़िक्स जो थोड़ा-सा फिजिक्स और थोड़ा-सा स्पिरिचुअल चीज़ों को जोड़ करके बात करती हो। थोड़ा मेटाफिज़िक्स आप कह सकते हैं थोड़ा हाई लेवल की फिजिक्स है। तो उम्बर्टो यूगो इसको सुनकर कहते हैं नो जर्नलिस्ट आर पजल्ड मतलब भैया कोई बात नहीं, मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर जर्नलिस्ट थोड़ा पजल्ड हैं, थोड़ा सा वो कंफ्यूज्ड हैं। एंड समटाइम्स पब्लिशर्स, कभी कभी पब्लिशर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड दिस इज बिकॉज जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स बिलीव दैट पीपल लाइक ट्रेस एंड डोंट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस। मतलब कि वो ऐसा इसलिए है, वो कंफ्यूज और पजल्ड इसलिए होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि लोगों को कचड़ा पसंद है बजाय कि थोड़ा सा कठिन चीज़ों को पढ़ना, मतलब डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस। कंसीडर देयर आर 6 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लेनेट। भैया इस चीज़ को मत भूलिए कि इस ग्रह पर, इस प्लेनेट पर 6 अरब लोग हैं। द नेम ऑफ रोज सोल्ड बिटवीन 10 and 15 मिलियन कॉपीज। मतलब कि जो नेम ऑफ रोज की नॉवेल है ये तो केवल 10 से 15 मिलियन लोगों तक पहुंची है। सो इन अ वे आई रीच्ड ओनली ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ रीडर्स। इस तरह से तो मैंने केवल बहुत ही छोटे वर्ग के पाठक को अ, अपनी तरफ आकर्षित किया है। बट इट इज एग्जैक्टली दिस काइंड ऑफ रीडर्स हु डोंट वांट इजी एक्सपीरियंस। कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, इसी तरह के रीडर्स चाहते हैं कि वो कोई इजी एक्सपीरियंस नहीं चाहते, वो थोड़ा सा डिमांडिंग नॉवेल्स को पढ़ना पसंद करते हैं, थोड़ा सा जो डिफिकल्ट हो, हाँ थोड़ी सी जो चीज़ों को सीख पाए। और एटलीस्ट डोंट ऑलवेज वांट दिस, मतलब कि हाँ ठीक है, वो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमेशा उन लोग को ये ना पसंद आए। आई माई सेल्फ एट 9 PM आफ्टर डिनर वॉच टेलीविजन एंड वॉन्ट टू सी आइदर मियामी वॉइस और इमरजेंसी रूम। मतलब बता रहे हैं कि ठीक वैसे ही जैसे मैं 9 बजे खाना खाने के बाद शाम को, रात को मैं थोड़ा सा टीवी देखता हूँ, और मुझे देखना क्या पसंद है, मियामी वॉइस जो टीवी चैनल का जो प्रोग्राम होगा, या फिर इमरजेंसी रूम। और कह रहे हैं आई एंजॉय इट एंड आई नीड इट बट नॉट ऑल डे। मतलब कि हाँ मुझे ये अच्छा लगता है और मुझे चाहिए भी, परंतु पूरा दिन तो मैं इसको बैठकर नहीं देख सकता। तो उसी तरह से मेरी किताब लोगों को पसंद आ जाए, परंतु हमेशा वो इसी चीज़ को पसंद करेंगे, ये कोई ज़रूरी तो नहीं है। आदमी की नीड और आदमी का एंजॉयमेंट बहुत मायने रखता है। तो वो अम्यूजमेंट की बात कर रहे हैं खास करके। अब मुकुंद जी सवाल पूछते हैं कि कुड द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवेल हैज हैव एनीथिंग टू डू विद द फैक्ट दैट इट डील्स विद द पीरियड ऑफ मिडिवल हिस्ट्री दैट। तो देखिए वो पूछते हैं कि हाँ जो आपकी नॉवेल का ह्यूज सक्सेस है, जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फेमस हुई, क्या उसका रीज़न ये तो नहीं है कि वो थोड़ा सा मिडिवल हिस्ट्री से रिलेशन है उसका, इस कारण तो नहीं है। वो अपनी बात को आधा ही बोले थे, तभी उम्बर्टो इको कहते हैं दैट्स पॉसिबल, हो सकता है, ऐसा ऐसा संभव है। बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी। पर मुझे एक दूसरी स्टोरी बतानी है आपको, मुझे बतानी चाहिए। बिकॉज आई ऑफन टेल स्टोरीज लाइक ए चाइनीज वाइज मैन। कह रहे हैं कि भैया मैं हमेशा एक स्टोरी सुनाता हूँ ठीक वैसे ही जैसे एक चाइनीज वाइज मैन है, जो एक बुद्धिजीवी प्राणी है चाइना का, उसी तरह से मैं स्टोरी सुनाता हूँ। माई अमेरिकन पब्लिशर सेड सी लव माई बुक। तो इनकी जो अमेरिकन पब्लिशर हैं वो कहती हैं कि उनको ये इनकी बुक्स पसंद है। But she didn't expect to sell more than 3,000 copies in a country when nobody has seen a cathedral or studied Latin। तो बता रहे हैं कि उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि 3,000 कॉपीज वहाँ पर उस कंट्री में बिक जाएगी जहाँ पर किसी ने कैथेड्रल नहीं देखा या फिर कोई वहाँ पर लैटिन नहीं पढ़ना जानता। So I was given an advance for 3,000 copies, but in the end it sold 2 or 3 million in the US। देखिए बहुत आश्चर्यचकित वाली बात है कि उन्होंने 3,000 कॉपीज़ को एडवांस में दिया था, पर अंत में क्या हुआ कि 2 या 3 मिलियन कॉपीज़ तो केवल यूएस में ही बिक बिक गई। तो वह उस चीज़ से काफ़ी वो आश्चर्यचकित हैं। तो बताते हैं अंत में कि अ लॉट ऑफ बुक्स दैट हैज़ बीन रिटन अबाउट मेडिवल पास्ट बिफोर नाइन फार बिफोर माइन। मतलब बताते हैं कि बहुत सी किताबें जो मेडिवल टाइम्स के विषय में लिखी गई हैं वो कैसी हैं, इनसे बहुत पहले लिखी गई हैं। तो यही चीज़ है कि द आई थिंक द सक्सेस ऑफ द बुक इज अ मिस्ट्री। मतलब जो सक्सेस है इस बुक का, इस बुक की सक्सेस क्या है, मिस्ट्री है, एक रहस्य है। मिस्ट्री का मतलब रहस्य होता है। नो बडी कैन प्रिडिक्ट इट, कोई इसको पहले से पूर्वानुमानित नहीं कर सकता। आई थिंक इफ आई हैड रिटन द नेम ऑफ द रोज 10 years आइदर अर्लियर और 10 years लेटर इट वुडंट हैव बीन द सेम। बता रहे हैं कि अगर मैंने जो नॉवेल लिखी है द नेम ऑफ रोज के नाम से, अगर मैंने इसको 10 साल पहले लिखी होती या फिर इसको 10 साल मैं बाद में लिखता, तो हो सकता है कि ऐसा इफेक्ट
कभी भी सेम नहीं होता, यानी कि कुछ और चीज़ें इसके विषय में हो सकती थी। वाई इट वर्क एट द टाइम इज़ ए मिस्ट्री, बता रहे हैं कि उस समय ये काम कैसे कर गया, ये अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। तो देखिए वो बताते हैं अपनी सक्सेस की स्टोरी। देखिए इससे हम लोग यह सीख सकते हैं कि किस आदमी को कब सक्सेस मिल जाए कहा नहीं जा सकता। पर एक चीज़ पता है कि ओवरनाइट सक्सेस कभी नहीं मिलती है। एक रात में आप कभी भी राजा से रंक या फिर रंक से राजा नहीं बनते। हाँ, राजा से रंक बन सकते हैं, उसकी संभावना ज़्यादा है, क्योंकि पेड़ को बड़े होने में बहुत समय लगता है पर गिरने में समय नहीं लगता। ठीक उसी तरीके से बिल्डिंग को बनने में बहुत समय लगता है पर गिरने में समय नहीं लगता। वैसे ही आदमी का चरित्र और आदमी को सक्सेस होने में समय लगता है, पर उसके चरित्र को गिरने में और उसके सक्सेस से अनसक्सेसफुल होने में समय नहीं लगता। तो इसलिए बनने में समय लगता है पर बिगड़ने में समय नहीं लगता। हम यहाँ से इस चीज़ को सीख सकते हैं। तो अपने आप को समय दीजिए अगर आप अपने आप को कुछ बनाना चाहते हैं। तो हमारी स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। और देखिए जो दोनों टेक्स्ट थे, जो दोनों इंटरव्यूज़ थे, उसके विषय में हमने बहुत अच्छे से समझा। अगर आपको अभी भी कोई लगता है कि हाँ, यहाँ पर कोई चीज़ें छूटी हुई होंगी, कोई चीज़ जो ऐसी है जो हमने कवर ना करी, उसको आप बेफ़िक्र होकर के बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा-सा थीम के विषय में आएँगे, जो किताब के लास्ट में आपको दिया गया है, चैप्टर के लास्ट में, कि थीम क्या है, द इंटरव्यू एज ए कम्युनिकेशन जनरल। तो जेनर क्या होता है, जेनर एक स्टाइल होती है, एक क्या है, ये इंटरव्यू क्या है, एक कम्युनिकेशन स्टाइल है जिसमें हम अपने विचारों को, अपने एक्सप्रेशन को हाँ साझा करते हैं दूसरे व्यक्ति से, या फिर दूसरे व्यक्ति का एक इवैल्यूएशन करते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं, एक कम्युनिकेशन का एक स्टैंड अप स्टेज तैयार करते हैं जहाँ पर हम विचारों को जान पाते हैं। सब थीम क्या है कि एक एक्सेप्ट है फ्रॉम द इंटरव्यू विथ एन ऑदर, मतलब ऑदर के साथ जो इनका इंटरव्यू है उसका एक क्या है, एक हिस्सा है, एक टुकड़ा है। तो यही चीज़ें थी। और इसके साथ ही आप लोग देखते रहिए इस हमारे चैनल को। और अगर पसंद आ रहा हो तो उसके लिए आपको क्या कहा जाए कि ये सब्सक्राइब करने के लिए कहना तो नहीं चाहिए, पर अगर आपको लगता है कि हाँ इस कुछ काम की चीज़ें हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको और भी आगे की चीज़ें मिलती रहेंगी। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर जो 7 था वो ख़त्म होता है। और आगे के चैप्टर्स को हम ऐसे धीरे-धीरे कवर करते रहेंगे। तो जो हमारे राइटर थे क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, इन्होंने बहुत अच्छा स्टोरी लिखी है। और इस स्टोरी को देखिए, अगर आप देखना चाहेंगे तो बहुत सी चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिल सकती हैं। इंटरपर्सनल जो गैप होता है आज के समय, ये चीज़ें बढ़ रही हैं। तो आपस में मोबाइल आ जाने के कारण लोगों की जो सोशल लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो रही है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है। तो उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हम क्या करें, अपने आप को निखारें, या फिर लोगों के बीच में रह करके ये जो कम्युनिकेशन गैप है उसको ख़त्म करने की प्रयास करें, ख़त्म करने का प्रयास करें। तो ठीक है, देखते रहिए सैपियंस क्वेस्ट को। और कोई भी सजेशन हो तो उसको कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा। मैं फिर से इस चीज़ को रिपीट करता हूँ। तो देखते रहिए सैपियंस क्वेस्ट को। जय हिंद, जय भारत, नमस्तुभ्यम, वंदे मातरम।